हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं। आपके 1 से लेकर 9 टॉपिक्स तक हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं। आपको बताना है कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है धर्म, समाज, दर्शन, मानव कंकाल। तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। आप कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चले कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। आंसर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी समाज जो है वो स्वास्थ्य का निर्धारित तत्व होता है, जिसके अंतर्गत आता है हमारा परिवार पड़ोस द्वारा निर्मित एक वातावरण, जिसमें बालक जो है जिसका परिवार ही सबसे प्रथम पाठशाला होती है। उसके साथ साथ समाज में जो परंपराएं होती हैं, रीतियां होती हैं, वो सभी एक स्वस्थ वातावरण तैयार करती हैं। ये सभी तत्व आपके समाज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी समाज स्वास्थ्य का निर्धारित तत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक दूरी का मान कितना होता है। आपको बताना है कि सामाजिक दूरी का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5 गज, ऑप्शन बी 1 गज, ऑप्शन सी 4 गज, ऑप्शन डी 2 गज। तो आपको बताना है कि सामाजिक दूरी का मान कितना होता है। यह है आपका ऑप्शन डी, यानी 2 गज। 2 गज की दूरी आपका ये कोविड-19 में ये दर्शाया गया है, बार बार बताया जाता है। 2 गज की दूरी बनाए रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषण संबंधित आयाम नहीं है। आपको बताना है कि पोषण संबंधित आयाम नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक। तो आपको बताना है कि पोषण से संबंधित आयाम इसमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सांस्कृतिक जो है वो आपका राइट आंसर होगा। पोषण से संबंधित आयाम नहीं है, वो है आपका सांस्कृतिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे बहुत कम अथवा नगण्य हैं, यानी वहां पर कुपोषण का स्तर बहुत कम है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्वेश्चन फिर से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे बहुत कम अथवा नगण्य हैं। ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड,
या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा या बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपको बताना है कि इन सब ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, लद्दाख एवं नागालैंड। ये आपके वे राज्य हैं जहाँ पर कुपोषण का स्तर बहुत कम है, यानी यहाँ का स्वास्थ्य स्तर बहुत अच्छा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कुपोषण से प्रभावित सर्वाधिक बच्चों वाला राज्य है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा वह राज्य कौन सा है जहाँ सबसे अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं। तो वो है ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर कुपोषण का स्तर सबसे अधिक है बच्चों के मामले में। तो वो है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में बच्चों में कुपोषण का स्तर अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक विज्ञान की नींव किसने डाली। आपको बताना है कि आनुवंशिक विज्ञान की नींव किसने डाली। ऑप्शन है गेगर जॉन मेंडल, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, लिंडसे पोर्टर। तो आपको बताना है कि आनुवंशिक विज्ञान की नींव किसने डाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेगर जॉन मेंडल। इसके राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं। आपको बताना है कि मानव जीनोम में कितने जीन होते हैं। ऑप्शन है 20,000, 20,000, 3 लाख, 10,000, 30,000। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30,000। मानव जीनोम में 30,000 जीन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य SDG 20 हंगर के तहत किस वर्ष तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आपको बताना है सतत विकास लक्ष्य 0 हंगर के तहत किस वर्ष तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये आपका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है 2027, 2023, 2030, 2035। तो आपको बताना है कि जो भूख और कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कब तक किया गया है, यानी किस सन तक किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2030। 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भूख और कुपोषण को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी सबके लिए सबका अच्छा स्वास्थ्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नेत्रदाह, खांसी एवं छाती में जलन आदि का सही पर्यावरणीय कारक क्या है। आपको बताना है कि नेत्रदाह, खांसी एवं छाती में जलन आदि का सही पर्यावरणीय कारक क्या है। ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओजोन परत का क्षरण, जिसके कारण नेत्रदाह यानी नेत्र, आँख में जलन, खांसी, छाती में जलन आदि यह सभी पर्यावरणीय कारक हैं जो ओजोन परत के क्षरण के कारण हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रदूषित वातावरण में किस प्रकार का
तत्व मानव के श्वसन तंत्र में सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं। आपको बताना है कि प्रदूषित वातावरण में किस प्रकार का तत्व मानव के श्वसन तंत्र में सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं। ऑप्शन है 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन से कम, 10 माइक्रोन से कम या 25 माइक्रोन से कम। तो आपको बताना है कि कौन से तत्व हैं जो मानव के श्वसन तंत्र को सीधे प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10 माइक्रोन से कम जो है वो आपके श्वसन तंत्र में सीधे प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय धनराशि का प्रस्ताव किस योजना के तहत किया गया। आपको बताना है कि जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनके इलाज हेतु वित्तीय धनराशि का प्रस्ताव किस योजना के तहत किया गया। ऑप्शन है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय हेल्थ कार्ड योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपको बताना है कि जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनकी वित्तीय जो धनराशि प्रस्तावित होती है, यानी प्रस्ताव आता है उसके लिए, वह किस योजना के तहत आता है। तो है आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत। और ये आपका राष्ट्रीय नीति 2021 को प्रस्तावित किया गया, यानी स्वीकृत किया गया है, जो 30 मार्च 2021 को स्वीकृति दी गई, जिसको दुर्लभ बीमारियों के लिए जो धनराशि का प्रस्ताव आया वह 30 मार्च 2021 को स्वीकृत की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए नीति आयोग 2021 को कब स्वीकृति दी गई। अभी अभी जो हमने बताया वही क्वेश्चन फिर से है। इसमें दिनांक पूछा गया, यानी डेट पूछा गया है कि कब स्वीकृति दी गई। ऑप्शन है 30 मार्च 2021, 28 मार्च 2021, 16 अप्रैल 2021, 8 दिसंबर 2021। तो इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी 30 मार्च 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। वो ऑप्शन है वर्ष 2014-15, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2016-17 को राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी 2014 को किस आयु वर्ग के किशोरों के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको बताना है कि किस आयु वर्ग के लिए आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो वो है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इसमें क्या है। ऑप्शन है 10 से 19, 10 से 20, 10 से 21, 10 से 25। तो आपको बताना है कि किस आयु वर्ग के किशोरों के लिए, यानी बालकों के लिए ये योजना शुरू की गई थी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो वो है आपका ऑप्शन ए 10 से 19 वर्ष के बालकों के लिए शुरू की गई थी, यानी किशोरों के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आपको बताना है कि जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन है
2005, 2001, 2003, 2007। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2005 में राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। दो हजार पाँच में राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। जो यह योजना जो है वो शिशुओं तथा माताओं तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना चलाई गई थी, जो भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यानी NHM के अंतर्गत था। यह एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, यानी माता एवं शिशु दोनों के मृत्यु स्तर को कम करना है इसका मेन उद्देश्य। इसमें मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को घटाना था, इसका प्रमुख लक्ष्य था। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, जिसमें गरीब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। चलिए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिशन इंद्रधनुष में शामिल है। आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष में क्या शामिल है, कौन या जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष, इसमें 7 टीकों को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टीके हैं। तपेदिक का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, खसरे का टीका। तो ये सभी आपके इंद्रधनुष कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टीकाकरण का कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1956, 1960, 1978 या 1995। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1978। 1978 में राष्ट्रीय टीकाकरण का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण टीकाकरण के मामले में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक है। आपको बताना है कि पूर्ण टीकाकरण के मामले में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक है, यानी वहाँ पर टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन के लिए जागरूकता उतनी नहीं बढ़ी हुई है, या किन कारणों से वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कम है, यानी लोग जागरूक नहीं हैं इसके लिए। हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड जो है वो टीकाकरण के मामले में उसका प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं है, यानी वहाँ पर लोग इतने जागरूक नहीं हैं इसके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत बच्चों में कम से कम टीके की एक खुराक प्राप्त हुई है। आपको बताना है कि हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीके की खुराक प्राप्त हुई है। ऑप्शन है 50%, 60%, 75% या 97%। तो आपको बताना है कि यह परसेंटेज कितना है, यानी हेल्थ इन इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 97% जो है
बच्चों को एक खुराक टीके की प्राप्त हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता करेंगे। आपकी काफ़ी क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से कितने बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं? आपको बताना है कि हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से कितने बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3, 1। तो आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं जो 5 में से, यानी एवरेज दिया गया है इसमें, वो आपका है 5। 5 में से आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं जो अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर है 2, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर 2 है, यानी 3 बच्चे अपना टीकाकरण पूरा करते हैं जबकि 2 बच्चे नहीं कर पाते, या किन कारणों से नहीं कर पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको बताना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत, यानी पोषण अभियान एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019। तो आपको बताना है कि वह वर्ष कौन सा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2018 में भारत को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 जनवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च, 5 अप्रैल। तो आपको बताना है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 जनवरी। वीडियो को थोड़ा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्र के लिए कौन सा रोग कलंक है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन सेट करने में। राष्ट्र के लिए कौन सा रोग कलंक है? आपको बताना है कि कौन सा रोग वह है जो राष्ट्र के लिए, यानी अपने देश के लिए कलंक है। तो वो है मलेरिया, कुष्ठ रोग, हैजा, कैंसर। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो राष्ट्र के लिए कलंक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना है वो है मातृ वंदना योजना, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। आपको बताना है। ऑप्शन है 5,000, 6,000, 1,000, 1,500। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6,000। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया है? आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जो थी कुपोषित भारत, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया है, यानी वर्तमान में उसका किस नाम से वह योजना चल रही है। आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम,
राष्ट्रीय कुपोषित कार्यक्रम, भारत पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण युक्त भोजन कार्यक्रम। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जो थी कुपोषित मुक्त भारत योजना, उसका नाम बदल कर अब राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि नीति आयोग द्वारा जो भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया वो किस सन तक किया गया है। ऑप्शन है 2022, 2025, 2027, 2030। तो आपको बताना है कि यह किस सन तक निर्धारित किया गया है इस लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2022, यानी इसी वर्ष आपका ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत को कुपोषण मुक्त किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 90-90-90 लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको बताना है यह लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए UNAIDS, यानी इसके द्वारा आपका 90-90-90 यानी 90-90 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी संस्था HIV को रोकने हेतु कार्य करती है। आपको बताना है कि कौन सी संस्था है जो HIV को रोकने का कार्य करती है। ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ, UNAIDS, UNEP। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। यह है आपका ऑप्शन सी, यानी UNAIDS के द्वारा HIV को रोकने हेतु कार्य किया जाता है इस संस्था के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स से प्रभावित कुल व्यक्तियों में कितनी महिलाएं हैं। आपको बताना है कि यह एवरेज निकाला गया है जिसमें आपको बताना है कि HIV एड्स से जो प्रभावित कुल व्यक्ति होते हैं उनमें कितने % महिलाएं होती हैं या कितने लाख में महिलाएं होती हैं। ऑप्शन है 5.25 लाख, 6.2 लाख, 8.79 लाख और 9.25 लाख। तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर है, यानी कितनी महिलाएं HIV से प्रभावित हैं। तो वह है आपका आंसर ऑप्शन सी, यानी 8.79 लाख % महिलाएं जो हैं वो आपकी एड्स एवं HIV दोनों से पीड़ित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में प्रत्येक 1000 व्यक्ति में कितने व्यक्ति HIV से संक्रमित हैं। आपको बताना है कि भारत में जो है वर्तमान स्थिति उसमें 1000 में कितने व्यक्ति हैं जो HIV से संक्रमित हैं। ऑप्शन है 22, 38, 50, 75। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22। 22 व्यक्ति जो हैं 1000 में वो आपके HIV से पीड़ित हैं यानी संक्रमित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। आपको बताना है कि भारत में किस वर्ष पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1990, 1993, 1995। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिशु अंगघात कहा जाता है। आपको बताना है कि शिशु अंगघात किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पोलियो, लकवा, पीलिया, हैजा। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पोलियो। पोलियो के द्वारा शिशु का जो शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, 5 मार्च, 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत हैं। आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है मानसिक योग्यता, आनुवांशिकता, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसका सिद्धांत क्या है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा। ये आपके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है, यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका न्याय संगत यानी सभी वर्गों के लिए समान रूप से बंटवारा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है यानी सिद्धांत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो बूथ पर दवा पिलाने के लिए निम्न में से किसका चयन किया जा सकता है। आपको बताना है कि पोलियो बूथ पर जो दवा पिलाई जाती है पोलियो की, वह निम्न में से किसका चयन किया जा सकता है। ऑप्शन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम तथा जीएनएम, यह सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सभी को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने के लिए चयन किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग के घटकों में क्या शामिल है। ऑप्शन है पोषण को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, यह सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी घटक जो हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आते हैं, यानी पोषण को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, टीकाकरण को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदान की जाने वाली देखभाल सम्मिलित है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो देखभाल प्रदान की जाती है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है नैदानिक एवं उपचारात्मक चिकित्सा देखभाल, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन एवं टीकाकरण। तो आपको बताना है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदान की जाने वाली देखभाल सेवाएं हैं उनमें क्या क्या आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सभी आएंगी, यानी नैदानिक एवं उपचारात्मक चिकित्सा देखभाल, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन एवं टीकाकरण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी सभी को सम्मिलित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है। एक बहुत वैसे कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन है 500, 1000, 5000 या 10,000 की जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1000 की जनसंख्या पर आशा का चयन किया जाता है।
और इनका चयन ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। ये कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछा जाता है कि आशा का चयन किस स्तर पर किया जाता है, तो उसका आंसर होगा ग्रामीण स्तर पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रोगी को कहाँ रेफर किया जाता है? आपको बताना है कि सीएससी पर जो रोगी आता है वह गंभीर अवस्था में होता है तो उसे कहाँ पर रेफर किया जाता है? ऑप्शन है उपकेंद्र यानी आपका सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आपको बताना है कि जो सीएससी से रेफर हुआ, सीएससी से जो रेफर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है पेशेंट को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं। आपको बताना है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मेडिकल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य सहायक पुरुष, सर्जन एवं नर्स श्रेणी प्रथम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मेडिकल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य सहायक पुरुष। ये आपके स्वास्थ्य कार्यकर्मी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से एएनएम द्वारा किए जाने वाला कार्य है। आपको बताना है कि एएनएम द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन है बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन, गृह मुलाकात, होम विजिट, कंडोम एवं माला एंड का वितरण, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव के अंतर्गत आएगा, और उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो एएनएम होती है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो ये सभी कार्य हैं एक एएनएम के, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है उप स्वास्थ्य केंद्र पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है। आपको बताना है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है यानी सब सेंटर जो होता है वहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल की जाती हैं। ऑप्शन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसके राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है लगभग हर एग्ज़ाम में। WHO का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले ही बता दिया, इसका फुल फॉर्म होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह एक गैर राजनैतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें कई आंसर हमने आपको बताए। पहला तो आपका यह एक गैर राजनीतिक स्वास्थ्य एजेंसी है, दूसरा इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और तीसरा यह इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो अभी अभी मनाया गया। आपको बताना है कि इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी। आप कमेंट करके बताएं कि इस वर्ष जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था उसकी थीम क्या थी। मैंने एक टेस्ट सीरीज में आपको बताया था इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। अगर नहीं देखा है आपने अभी तक तो प्ले लिस्ट में जाके वो देखिए कि क्या है इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। आपको बताना है कि किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ या यूसेट। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यूनिसेफ है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जिसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। यहाँ एक पॉइंट और भी है, इसकी स्थापना जो है वो 1946 को की गई थी। यानी यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 1946 में की गई थी। ये जो है ये संस्था, स्वास्थ्य संस्था, ये विशेषकर बच्चों के लिए है जिनका पोषण स्तर, शिक्षा, समाज कल्याण ये सभी इसमें शामिल किए गए। इन सब पर ध्यान दिया जाता है इस संस्था के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी की रोकथाम में उपचार के लिए की गई थी। आपको बताना है कि जो WHO द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी ये जो कार्यक्रम चलाया गया था WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वह किस बीमारी के रोकथाम के लिए चलाया गया था। ऑप्शन है एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या यह सभी, यानी ये सभी। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी बीमारी इसमें सम्मिलित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी बीमारियां जो हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत थी, जिसका रोकथाम एवं उपचार के लिए ये योजना शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, यहाँ पर स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सी वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ या यूसेट। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो आपका, इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, या अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का विधि कोष, या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ का पूरा नाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूसेट का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है पूरा यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, या अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, इसका राइट आंसर होगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका है जो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है या एजेंसी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ या यूसेड। तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय, किस संस्था का मुख्यालय जो है वो आपके न्यूयॉर्क में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपके न्यूयॉर्क में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है। तो आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है। ऑप्शन है संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी ये सभी कार्य जो हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यों में शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपका 100 में हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं अभी तक। हमारा अगला क्वेश्चन है 50, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई? तो आपको बताना है कि जो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी या संस्था है जिसने गोबी नामक रणनीति बनाई। ऑप्शन है यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या उपर्युक्त सभी। सॉरी, इसमें उपर्युक्त का ऑप्शन नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने जो है गोबी नामक रणनीति बनाई थी। तो ये गोबी रणनीति किसके लिए है आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। 2 बार 50-50 हो गया है। चलो 50 पर एक क्वेश्चन आपका बोनस है। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। यहाँ पर नहीं का लिखा गया है, जिस पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं शब्द बहुत खतरनाक होता है जो अक्सर पढ़ने में गलती हो जाती है। यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपको बताना है कि कौन सी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। तो वो है आपका यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये आपकी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है 51, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य में कौन सा कार्य शामिल है? तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य में कौन सा कार्यक्रम शामिल है, कौन सा कार्य शामिल है। ऑप्शन है उपकेंद्र का प्रबंधन करना, पंजीकरण एवं रिकॉर्ड कर रखना, समुदाय की देखभाल करना या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ये सभी कार्य जो हैं वो आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका यानी मुख्य जिम्मेदारी में क्या शामिल है? ऑप्शन है प्रसव संबंधी देखभाल, शिशु स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल, अपने क्षेत्र की गर्भवती स्त्रियों का रजिस्ट्रेशन, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि एक जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, यानी उसका मुख्य कार्य या मुख्य भूमिका क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी कार्य जो हैं वो एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी होती है या मुख्य भूमिका होती है इन सब कार्यों में। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट्स का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि डॉट्स का अर्थ क्या है। ऑप्शन है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऑप्शन बी ऑपरेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑपरेटेड ट्रीटमेंट सर्विस कोर्स या डबल ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम कोर्स। तो आपको बताना है कि डॉट्स का अर्थ क्या होता है, यानी डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट्स थेरेपी का संबंध किस कार्यक्रम से है? तो आपको बताना है कि जो डॉट्स थेरेपी होती है, यानी अभी जो आपको बताया डॉट्स, वो किस कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी डॉट्स थेरेपी जो है वो क्षय रोग के नियंत्रण के लिए होती है। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसी के डॉट्स थेरेपी के माध्यम से ये जो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है इसमें डॉट्स थेरेपी के द्वारा ही क्षय रोग को नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1953 में प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो आपका 1953 में प्रारंभ किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था? ये थोड़ा सेटअप करने में गलती हो गई है। ऑप्शन है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम है जो 1955 में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी मलेरिया जो है 1955 में प्रारंभ किया गया था, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। हमारा अगला क्वेश्चन है एएनएम द्वारा घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं समस्याओं का पता लगाने की विधि कहलाती है। तो आपको बताना है कि जो घर घर जाकर एक एएनएम होती है वो घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में जो पता करती है उस विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गृह मुलाकात, गर्भ निरोधक, टीकाकरण, जनसांख्यिकी। तो आपको बताना है कि वह विधि कौन सी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गृह मुलाकात यानी होम विजिट कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एएनएम को इस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो एक एएनएम होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स, आशा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है उसे एएनएम के नाम से जाना जाता है या एएनएम को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एक आशा की नियुक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? आपको बताना है कि एक आशा वर्कर जो होती है उसकी नियुक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है। ऑप्शन है 5000, 2000, 1000 या 100। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1000 की जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है एएनएम द्वारा गर्भवती महिला को दी जाने वाली प्रसव पूर्व सलाह है। तो आपको बताना है कि जो एक एएनएम होती है वह एक गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व क्या क्या सलाह देती है। ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार लेना, गर्भावस्था के दौरान 1 माह के अंतराल पर टीटी के 2 टीके लगवाना, गर्भावस्था के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी ये सभी जो सलाह होती हैं ये प्रसव पूर्व एक गर्भवती महिला को एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसव पूर्व देखभाल के तत्वों में शामिल है। तो आपको बताना है कि प्रसव पूर्व देखभाल के जो तत्व हैं उनमें शामिल है। ऑप्शन है गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त लेने की सलाह देना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण करना, टीटी के 2 टीके, उपर्युक्त सभी। ये सभी सलाह जो हैं प्रसव पूर्व देखभाल के तत्वों में शामिल है, यानी ये सभी के बारे में एक गर्भवती महिला को बताया जाता है प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विटामिन सी की कमी के कारण व्यक्ति में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन है मसूड़ों का फूलना, एनीमिया के लक्षण दिखाई देना, घाव देरी से भरना या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मसूड़ों का फूलना जो है इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है। तो आपको बताना है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शन है बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी बेरी इसका राइट आंसर होगा। यानी विटामिन B1 थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी है। तो आपको बताना है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या प्लेग्रा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी प्लेग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के बारे में उपयुक्त वाक्य है। तो आपको बताना है कि जो वाक्य दिए गए हैं वो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से वाक्य उपयुक्त हैं। ऑप्शन है यह खाद्य पदार्थ विभिन्न गतिविधियों के संपादन हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, या टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत करते हैं, यह मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यह खाद्य पदार्थ जो होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है और जो हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं, उनके लिए उन सभी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी प्रदान करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन बी जो है यह प्रोटीन होता है। प्रोटीन के द्वारा जो हमारे टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से एनीमिया होने की संभावना मुख्यतः किन में ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं, किशोरियां, स्तनपान कराने वाली महिलाएं या यह सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें एनीमिया की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ को बृहद पोषक पदार्थ माना जाता है? आपको बताना है कि किस पदार्थ को बृहद पोषक पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों, या विटामिन्स। तो आपको बताना है कि बृहद पोषक तत्वों में कौन सा आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा। वसा जो है आपका बृहद पोषक तत्व में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की किन किन छोटी छोटी इकाइयों से, ये दो बार हो गया, प्रोटीन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन्स, प्लाज्मा। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया है, तो आप जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में, उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी अमीनो अम्ल जो है वो आपका प्रोटीन, अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको बताना है कि सोयाबीन जो है उसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन है 43 से 44, 2 से 3, 75 से 76, 94 से 95। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 43 से 44% जो है सोयाबीन की दाल में प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन है सोयाबीन की दाल, आंवला, फिश लीवर ऑयल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी घर का डॉक्टर, आंवला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पोषण को प्रभावित करने वाला कारक है। आपको बताना है कि व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है उम्र एवं लिंग, कार्य की प्रकृति, गर्भावस्था, या यह सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी होंगे, यानी ये सभी आपके पोषण को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है। आपको बताना है कि लघु पोषक पदार्थ किसे माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, कैल्शियम। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी आपका लघु पोषक पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी विटामिन्स, सॉरी ऑप्शन सी, विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो आपके लघु पोषक पदार्थ में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उच्च कैल्शियम युक्त भोजन किस रोग को नहीं दिया जाना चाहिए। यानी आपको बताना है कि जो उच्च कैल्शियम युक्त भोजन होता है वो किसे नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है पथरी, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस या यह सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पथरी। पथरी के रोगियों को, जिन व्यक्तियों को पथरी हुई है, उन्हें यह भोजन नहीं दिया जाता है कैल्शियम युक्त। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो आपको बताना है कि जो पर्नीशियस एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है स्कर्बी एसिड, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन या रेटिनॉल। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। आपको बताना है कि पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन है शिक्षा, आर्थिक कारक, खदानों की उत्पादकता या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है। तो आपको बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, माल्टोज, लैक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन्स द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा हार्मोन्स है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एड्रीनल या सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर यानी ग्लूकेगॉन जो है वो आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और यह बीटा सेल से निकलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कुछ। यहाँ पर क्वेश्चन होगा उच्च रक्तदाब वाले 60 kg भार वाले व्यक्ति को कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ उच्च रक्तदाब वाले जिसका वजन जो है वो 60 kg है, वो उसे प्रतिदिन कितना प्रोटीन देना चाहिए। ऑप्शन है 60 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम या 120 ग्राम। तो आपको बताना है कि जो उच्च रक्तदाब से का पेशेंट है उसे कितना प्रोटीन देना चाहिए डेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 60 ग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का आहार हेपेटाइटिस और किडनी फेलियर में रिकमेंड किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का आहार जो है वो हेपेटाइटिस, पीलिया और किडनी फेलियर के जो पेशेंट होता है उसे रिकमेंड किया जाता है। तो ऑप्शन है अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम प्रोटीन युक्त आहार, कम वसा युक्त आहार या अधिक वसा युक्त आहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कम प्रोटीन युक्त आहार जो है वो रिकमेंड किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
प्रोटीन बनाने के लिए कितने अम्ल आवश्यक होते हैं? तो आपको बताना है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 20, 30, 25, 50। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए यानी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो आपको बताना है कि जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पर संचित रहता है। ऑप्शन है यकृत, अमाशय, गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी यकृत, लीवर में संचित रहता है आपका विटामिन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आपको बताना है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रोटीन। इसका राइट आंसर प्रोटीन है, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो आपको बताना है कि जो फैट होता है वो मानव शरीर में कहाँ जमा होता है। ऑप्शन है लीवर, वसा ऊतक, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी जो वसा होती है वो मानव शरीर में कहाँ जमा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी वसा ऊतक, फैटी टिश्यू जिसे कहते हैं, वहाँ पर वसा जमा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में कॉर्निया शुष्क हो जाती है? तो आपको बताना है कि किस बीमारी में कॉर्निया शुष्क हो जाती है। ऑप्शन है कॉर्नियल जीरोसिस, रतौंधी, एनीमिया या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्नियल जीरोसिस में कॉर्निया शुष्क हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 से 7 सितंबर, 3 से 9 नवंबर, 14 से 20 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, प्लाज्मा में कितनी मात्रा होती है? आपको बताना है प्लाज्मा में, यहाँ पर होगा पानी, प्लाज्मा में पानी की कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन है 70, 65, 92 या 72। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 92% होता है जो प्लाज्मा में पानी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व फलों में नहीं होता है? आपको बताना है कि कौन सा पोषक तत्व है जो फलों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन्स। यह दालों में पाया जाता है प्रोटीन जो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। ऑप्शन है रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, सूखा रोग, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है सूखा रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को पूरक आहार किस उम्र पर शुरू करना चाहिए? तो आपको बताना है कि एक बच्चा जो है उससे किस उम्र पर पूरक आहार यानी संपूर्ण आहार शुरू करना चाहिए। ऑप्शन है 3 माह पर, 4 से 6 माह पर
9 माह पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 4 से 6 माह पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन अत्यधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा विटामिन है जो अधिक टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है कि जो बंध्यता रोग होता है यानी बांझपन वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइपेज। हमारा अगला क्वेश्चन है बहु औषधि थेरेपी निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि मल्टी ड्रग्स थेरेपी जो है वो उसमें किस दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रिम्फाम्पसिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन या यह सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है यह गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां कम से कम कितने दिन लेनी चाहिए। आपको बताना है कि एक गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां कम से कम कितने दिन लेना चाहिए। ऑप्शन है 100, 50 या 280 दिन या 365 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 यानी 100 दिन लेना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 नैतिक यहाँ पर पहलू होगा नैतिक पहलू से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि नैतिक पहलू से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है ये नियम या सिद्धांत होते हैं जो व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, या रोगियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नियम होते हैं, या विभिन्न नर्सिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये नियम या सिद्धांत होते हैं जो सही व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र है। आपको बताना है कि एक जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम होती है उसका कार्य क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर होता है। ऑप्शन है 1000 की जनसंख्या, 3000 की जनसंख्या, 5000 की जनसंख्या या 10,000 की जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 5000 की जनसंख्या पर, या 3000 से लेकर 5000 की जनसंख्या होता है, लेकिन यहाँ पर 3000 मैदानी क्षेत्र में होगा। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल है। आपको बताना है कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके कार्य हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, अस्पतालों में दूध, दवाइयाँ, उपकरण आदि की आपूर्ति करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है रेड क्रॉस सोसाइटी का उपर्युक्त सभी। ये सभी कार्य जो हैं वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं। फ्रेंड आज के हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें।
और कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं। क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर।